हेलो, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्राउन सामान्य ज्ञान रितेश कुमार जी का ये बुक है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज ये दूसरा वीडियो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, मीन्स जिसको आप लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय में क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ढूंढते हुए चलना है। देखिए, सबसे फर्स्ट भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 के लिए लगाया गया, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। ओके। स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ठीक है। अगला जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार द्वारा मई 1951 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान इसी संगठन द्वारा लगाया जाता है। अनुमान, राष्ट्रीय अनुमान जो है इसी से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की कुछ प्रचलित अवधारणाएं इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। GDP के त्रैमासिक आंकड़े, ये क्या होता है? CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1996-97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। त्रैमासिक। ओके। चलिए, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा था, आप देख सकते हैं। CSO मीन्स सकल घरेलू जो है उत्पाद, हम लोग पढ़ लिए हैं। यह था GDP और यहाँ पे CSO है, तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रतिशत किए जाते हैं। ओके। अगला है दूसरा नंबर में शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP को बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP किसी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें से एक वर्ष में हुए मूल्यह्रास मीन्स डिप्रेसिएशन को घटाकर प्राप्त होता है।
NDP इक्वल टू GDP माइनस मूल्यह्रास मीन्स डिप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास। तीसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्थात यह GDP में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को GDP से और GDP में से घटा दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। अब देखिए GNP GDP प्लस X माइनस M। अब देखिए X और M जो अननोन है इसके बारे में जान लेते हैं। X क्या है? देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ओके। और M क्या है? विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। मतलब M जो हो गया विदेश के लोग हमारे देश में अर्जित आय करेंगे और X जो है देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। जो नागरिक हैं विदेश में अर्जित कर रहे हैं उसका आय X हो गया और जो विदेशी है जो अपने देश में हमारे देश में अर्जित करते हैं आय O। तो यदि X इक्वल टू M हो तो GDP इक्वल टू GNP होगा। सही बात है। जितना विदेशी लोग यहाँ कमाएंगे उतना हम लोग विदेश में जाके कमाएंगे, उसके बराबर हो गया। बंद अर्थव्यवस्था में X माइनस M इक्वल टू 0 होगा तब GDP इक्वल टू GNP होगा। ओके। GNP किसी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है। ओके, बाहरी शक्ति को दर्शाता है। इससे राष्ट्र की आय और गुणवत्ता दोनों का ही पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति तुल्यता द्वारा उनके GNP का आकलन किया जाता है। ओके। चौथा नंबर पॉइंट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्यह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से आय माइनस मूल्यह्रास। मतलब कि विदेशों से आय आपका 0 है तो आपका यहाँ पे GNP माइनस डायरेक्ट हो जाएगा मूल्यह्रास। उसी तरह से अगला पॉइंट है NNP को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। NNP किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्यह्रास और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है। ठीक है। NNP को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत में साधन या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य पर
प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ओके, NNPFC इक्वल टू NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। क्या था फॉर्मूला? NNPFC NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ओके, अब देखिए जो FC है इसमें और MP इसमें लगा हुआ है, तभी ये फॉर्मूला आपस में जुड़ेगा, ये ध्यान रहना चाहिए। वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सही बात है, वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। अगला जो टर्म है साधन कारक और लागत। साधन कारक लागत मीन्स फैक्टर कॉस्ट। किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। कारक लागत कहते हैं। बाजार लागत, मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट, जब किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तो बाजार लागत प्राप्त होती है। वह उत्पाद इसी मूल्य पर फैक्ट्री छोड़ता है। सही बात है। अगला है स्थिर मूल्य मीन्स कांस्टेंट प्राइस। यह किसी उत्पाद का पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। भारत में वर्ष 2011-12 को स्थिर मूल्य का आधार वर्ष माना जाता है। भारतवर्ष में 2011 और 12। ओके, स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य तो हो जाता है कि जैसे नहीं कुछ बिक रहा है उसको स्थिर मूल्य कहते हैं। किसी उत्पाद या पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। ठीक है, बिक्री मूल्य नहीं बढ़ता घटता है, उसी को स्थिर मूल्य कहते हैं। जैसे कि हम लोग जितना में बेचते हैं अगले साल भी उतना ही में बेचना होता है। चालू मूल्य मीन्स करंट प्राइस। किसी उत्पाद पर जो अधिकतम बिक्री मूल्य मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP छपा होता है वह उसका चालू मूल्य होता है। चालू मूल्य जो छपा हुआ रहेगा वही चालू मूल्य रहेगा ना। ठीक है, वैयक्तिक आय मीन्स पर्सनल इनकम। किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय निगमों का अवितरित लाभांश माइनस निगम कर सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान होता है। अगला पॉइंट है व्यय योग्य वैयक्तिक आय मीन्स डिस्पोजेबल पर्सन इनकम। वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष करों, जैसे कि प्रत्यक्ष करों में क्या आ जाएगा? आयकर, व्यय कर, ब्याज कर आदि को घटाने के बाद बची आय को व्यय योग्य आय कहते हैं। सही बात है। जैसे इसका फॉर्मूला के तौर पे भी जान लीजिए, व्यय योग्य आय बराबर होता है वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक प्रत्यक्ष कर। जो आय हुआ है उसमें जो भी कर लगाया था उसको घटाएंगे तभी तो लाभ होगा।
तो व्यय योग्य आय। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय के अनुमान की 3 विधियां हैं। ठीक है, तीनों को बारीकी तरह से हम लोग देखेंगे। पहला है उत्पाद गणना विधि। इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। यह वास्तव में जीडीपी को दर्शाता है। दूसरा नंबर में है आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। तीसरा है उपभोग बचत विधि। उपभोग बचत विधि, इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर अंतर्राष्ट्रीय आय कुल बचतों का योग होती है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आकलन हेतु 2011-12 नया आधार वर्ष केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रचलित मूल्यों मीन्स करेंटली प्रिवेलिंग प्राइस तथा स्थिर आधार वर्ष मूल्य मीन्स कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस पर जारी किए जाते हैं। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए 2004-05 आधार वर्ष बदलकर अब 2011-12 किया गया है। 11-12 किया गया है। वैश्विक स्तर पर मानकीकरण और तुलनात्मक के प्रयोजन के लिए सभी देश संयुक्त राष्ट्र से माध्यम से तैयारी की गई SNA व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। SNA 2008 वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग UNSC द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय लेखा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों का नवीनतम संस्करण है। ठीक है। अब देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार योगदान, यहाँ पे है क्षेत्र, घटक और योगदान। ठीक है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि वन मत्स्य के लिए घटक ये सब हैं। 1950-51 में 55.4 था योगदान और 2018-19 में 18.57 हो गया। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, खनन एवं खदान, बिजली निर्माण, गैस एवं जल संभरण ये था 1950-51 में 15.0, अभी हो गया है 27.03, बढ़ गया है इसमें। तृतीय क्षेत्र में फर्स्ट है व्यापार, परिवहन, संचार, सेकेंड में है वित्त एवं वास्तविक जायदाद, तीसरा है सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं। 1950-51 में 29.6% था। अभी जो है 2018-19 में जो है 54.40, मतलब कि ये दोनों में बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें घटा है। ओके। अब देखिए अगला जो कड़ी है वो है शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले 5 राज्य।
प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है गोवा में, फिर दिल्ली में, फिर चंडीगढ़, सिक्किम, हरियाणा। ओके, प्रति व्यक्ति आय है 1,92,635, गोवा में सबसे ज़्यादा। दिल्ली में है 1,75,812, ये दिल्ली में है। उसके बाद चंडीगढ़ में आ जाता है 1,40,073, ये चंडीगढ़ में। सिक्किम में है 1,21,440, हरियाणा में है 1,08,859, मीन्स 1 लाख से ऊपर ही है और 2 लाख से कम। इसके बीच में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय शीर्ष 5 राज्य है। अब देखिए निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाले 5 राज्य। सबसे निम्नतम में बिहार आता है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद असम, असम के बाद झारखंड, झारखंड के बाद एमपी मीन्स मध्य प्रदेश आता है। बिहार में तो 13,435 ही है, उत्तर प्रदेश में 30,052 रुपया, असम में है 33,633 और झारखंड में है 35,652 और मध्य प्रदेश में है 38,669। ओके, प्रति व्यक्ति आय। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से है। इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अपने वक्तव्य के दौरान किया गया था। वक्तव्य के दौरान किया गया था। ओके, अगला जो पॉइंट है हरित लेखांकन मीन्स ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्राकृतिक संसाधनों के अप्रत्यक्ष लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है। जिन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सकती है उनकी पुनः पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। ओके, अगला जो पॉइंट है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी इसका तात्पर्य एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति संपदा की उस अधिकतम मात्रा से है जिसे राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। जीजीएनपी का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष बाद विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत के लिए यह $8300 प्रति व्यक्ति 2001 में रहित है। ओके, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय आय का जो भाग है वो हम लोग कवर अप किए हैं और अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत में आर्थिक सुधार। ओके, भारत में आर्थिक सुधार हम लोग देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक बार समझ में नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है पहली बार नहीं आएगा, तो आप 1 बार 2 बार 4 बार 1000 बार देख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो इसलिए एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देखें आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।